हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज की कक्षा में। तो आज हम लेके आए हैं परसेंटाइल बूस्टर बैच में प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जिससे कैलकुलेशन कम आती है। ठीक है, अगर आता है सवाल तो आप एक लाइन का ही आंसर होता है। चाहे जेई एडवांस के भी आप क्वेश्चन देखोगे तो जेई एडवांस के भी सवालों में कैलकुलेशन वाइज टफ नहीं है ये चैप्टर। तो कैलकुलेशन वाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है इस चैप्टर की। सारी ही अच्छी क्वालिटी है भैया, चैप्टर बहुत ही प्यारा है। अपना ट्रू लव है प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, है ना। और आपका नहीं है तो आपका भी हो ही जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, बट एक बेसिक अंडरटोन रहती है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम पढ़ते तो 9th-10th क्लास से ही आ रहे हैं इस चैप्टर को, है ना। पहली बार 9th-10th क्लास में पढ़ा होता है। उस टाइम पे हम लोग सीख रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये 9th-10th क्लास में बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होती है। फिर 12th के अंदर भी फिर से ये डेफिनेशन आती है हमारे सामने स्टार्टिंग में। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाता है, बेस थ्योरम आ जाता है, और फिर बच्चों को लगता है कि अरे कितना टफ चैप्टर होगा ये। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत लॉजिकल सा चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा लॉजिकल है ना। एक बेसिक अंडरटोन रहती है कि जब भी अपन किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है ये हमेशा सोच लीजिए। ठीक है, कि डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ, बहुत बेसिक से एग्जांपल के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज के सेशन के अंदर देखो अपन लेंगे तो एग्जांपल बहुत जबरदस्त। ठीक है, जेई एडवांस के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। और जेई एडवांस के सवाल मैं इसलिए आपके सामने लेके आया हूं ताकि आपको इस चैप्टर से डर हट जाए कि कोई डरावना चैप्टर नहीं है। एडवांस के सवाल भी हल्के ही है, बस समझने वाली बात है कि जो आप लिख रहे हो ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो एक एक चीज के पीछे रीजन होता है कि अच्छा ये लिखा है, ये इसलिए लिखा है। 5C3 लिखा है, 5C3 इसलिए लिखा है। 1/6 लिखा है, 1/6 के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे का अगर आप रीजन सोच लोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आज के सेशन के अंदर हम जितने भी सवाल करेंगे, जेई एडवांस के भी है, ठीक है, जेई मेंस के भी 2023 के भी सवाल मिल रहे होंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के प्रति आपको मोटिवेट करने आया हूं कि भैया ये चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में तुम मचा दोगे, है ना। ये चैप्टर बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो गया तो अच्छा मचा दोगे इस चैप्टर में। ठीक है, एक बेसिक सी बात कहना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले, बड़े बड़े सवालों पे पहुंचने से पहले बहुत ही एक बेसिक सी बात करूंगा कि यार देखो, अगर, है ना, हमने एक डाइस रोल करी है। ठीक है, लूडो सबने खेला होता है बचपन में। लूडो खेल रहे हैं तो अगर मैं बोलूं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा इस बारी में 6 आ जाएगा, तो हमेशा बस बेसिक अंडरटोन यही रहती है कि भैया डिनोमिनेटर में क्या लिखना है ये सोच लो कि अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। उसमें से जो मेरा फेवरेबल आउटकम है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 ही चाहिए, तो देर इज ओनली वन आउटकम इन द फेवर ऑफ, यू नो, दिस इवेंट। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 व्हेन आई थ्रो डाइस, है ना, बहुत इजी चीज। ठीक है, इसी को देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल में कैसे बदला जाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया कि मैंने बोल दिया कि ये चीज हो चुकी है, कि सपोज मैं बोलता हूं कि मैंने डाइस थ्रू करी और इवन नंबर आ गया, डाइस थ्रू करी, इवन नंबर आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर 2 हो, है ना, या वो इवन नंबर 4 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इवन नंबर आ गया, तो इस बार डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, है ना, वो अब 3 ही हो गए ना हमारे सामने, कि या तो 2 या 4 या 6। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इवन नंबर आ ही चुका है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 3। उसमें से मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसमें से मुझे चाहिए कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 इज वन ऑफ दोज आउटकम, तो 1/3। ठीक है, तो ये बातें हो जाती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा सवाल बन गया। तो बेसिक चीज हमेशा ध्यान रखें, हर सवाल के अंदर एक ही थॉट प्रोसेस मेरा रहेगा, है ना, कि डिनोमिनेटर में क्या लिखना है ये सोच लेने का है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी सवाल हो, चाहे चाहे वो बेस थ्योरम का सवाल हो। बेस थ्योरम में ये तो होता है कि वो आउटकम ऑलरेडी आपको प्रदान कर देते हैं कि हाँ 3 बॉक्सेस थे, एक बॉल निकाली, वो बॉल ग्रीन आ गई। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल फर्स्ट वाले बॉक्स से आई होगी। तो हमेशा मैं डिनोमिनेटर में ये लिखूंगा कि अच्छा ग्रीन आ गई, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं, है ना, कि ग्रीन कैसे कैसे आई जा सकती है, या तो बॉक्स 1 से ग्रीन निकाली, या फिर बॉक्स 2 से, या फिर बॉक्स 3 से ग्रीन निकाली। उसमें से एक चीज ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में, है ना। तो पहले हमेशा डिनोमिनेटर सोच लिया, तो न्यूमरेटर बाद में सोचा जाता है, वो अपना आप चमक जाता है अगर तुमने डिनोमिनेटर सही से सोच लिया कि डिनोमिनेटर में लिखना क्या है। ओके, तो बस इसी बात के साथ सवालों पे लगते हैं।
तो हमारे सामने 2017 एडवांस में पूछा गया आसान सा सवाल। ये सवाल इसलिए लिया है ताकि तुम्हें बेसिक फॉर्मूले पता चल जाए कि लेट एक्स एंड वाई बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई, है ना। इसका मतलब ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई का मतलब होता है कि भैया जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो इवेंट हो चुका है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई को तुम लोग इस तरीके से लिखते हो। अगर प्रोबेबिलिटी पड़ी है तो ये चीज समझ में आती होगी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई और न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई का मतलब हो गया कि अगर वाई इवेंट हो चुका है तो जो हो गया है वो डिनोमिनेटर में लिख दो कि अच्छा वाई इवेंट इतने इतने तरीके से हो सकता है ना। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वाई इवेंट। और न्यूमरेटर में लिखेंगे कि भैया अब x कितने तरीके से हो सकता है। अगर y हो चुका है तो अब x होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो न्यूमरेटर में x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। ठीक है, तो विच इज गिवन इक्वल टू 1/2, है ना। ये हमारे सामने पहली इक्वेशन है। फिर ये देखा दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, पहले डिनोमिनेटर में लिख दो, है ना। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y विच इज इक्वल टू 2/5। समझ में आई बात है कि देखो अगर x हो गया है तो अब y होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, है ना। तो x हो गया तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटरसेक्शन x या x इंटरसेक्शन y। बात बराबर है, चाहे x इंटरसेक्शन y लिखा हो या y इंटरसेक्शन x लिखा हो। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑलरेडी दे रखी है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x उधर मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज इक्वल टू 1/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y विच इज 2/15। ये इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख दूं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मिल गया यहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू व्हाट, 4/15 आ रहा है। तो ये y की प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y भी पता है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी पता है। अब पूछा क्या गया है, पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज 4/15, बिल्कुल सही बात। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश बाय y पूछा गया है सेकंड के अंदर, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश बाय y। ओके, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग पार्ट बी में, देखना जरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश बाय y, डिनोमिनेटर में लिख दूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y, न्यूमरेटर में लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश इंटरसेक्शन y, कि अब अगर y हो चुका है तो अब x डैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। अब x डैश इंटरसेक्शन y का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, देखो डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y जिसकी वैल्यू पता ही है 4/15। न्यूमरेटर सोचो जरा कि x डैश इंटरसेक्शन y का मतलब हुआ कि x ना हो एंड y हो जाए, है ना, x ना हो एंड y हो जाए, है ना, मतलब x के बाहर का एरिया y के अंदर का एरिया, या फिर ऐसा बोला जाए कि y के एरिया में से वो एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो जो x के साथ कॉमन है ना। यही तो मतलब हुआ उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश इंटरसेक्शन y, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y घटा देंगे, है ना। जैसे अगर लिखा हो a डैश इंटरसेक्शन b, इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी में से, है ना, सेट बी चाहिए अपने को बट ए नहीं चाहिए। ए डैश का मतलब यही हुआ कि ए नहीं चाहिए है, ए का कॉम्प्लीमेंट दैट इज बेसिकली ए डैश। तो अपने को सेट बी चाहिए, सेट ए नहीं चाहिए। तो सेट बी में से वो वाला पार्ट हटा दो जो कि ए के साथ कॉमन है। मतलब इसको ऐसा लिख देंगे कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सेट बी में से वो वाला पार्ट हटा दिया जो कि ए के साथ कॉमन है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि y में से वो वाला पार्ट हटा दिया जो कि x के साथ कॉमन है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश इंटरसेक्शन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y कितना है, वो है 4/15। ओके, x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 2/15, एंड है ना 2/15 x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं अपन 4/15। ओके, तो विच विल बी इक्वल टू 2/15 अपॉन 4/15 विच इज 1/2, है ना। तो पार्ट बी भी बिल्कुल सही है, 1/2 आ रहा है इसकी वैल्यू। ओके, पार्ट सी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे कि दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, है ना। ये लगा दो, पता चल जाएगा तुम्हें, सारी चीजें पता है, x की प्रोबेबिलिटी, y की प्रोबेबिलिटी, x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी। ओके, यहां पे ये इंटरसेक्शन है बेटा,
है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1/5, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, सी चेक कर लोगे ना, सी खुद से चेक कर लीजिएगा प्लीज। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। ये 2019 एडवांस में पूछा गया सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आपके कॉन्सेप्ट सुलझा रहा होगा, है ना। अगर ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा है तो भैया इस सवाल से तुम सीख जाओगे कि बेस थ्योरम क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये एक सवाल, इसके जो सारे पार्ट्स है ना वो आपको सब सिखा देंगे, है ना। तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हमारे सामने क्या है, तीन बैग्स है, B1 B2 B3, तीन बैग्स अपने सामने दिख रहे हैं। बैग B1 में कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। ओके, B2 में भी कुछ रेड बॉल है कुछ ग्रीन बॉल है, B3 में भी कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। ओके, बैग्स B1, इधर से पढ़ो जरा, इधर से पढ़ना। बैग्स B1 B2 एंड B3 हैव प्रोबेबिलिटीज 3/10 3/10 एंड 4/10 रिस्पेक्टिवली। ये उनके सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है कि B1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10, B2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 एंड B3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 4/10 हमारे सामने आ रही है। ठीक है, फिर अपन को बोला गया है कि अ बैग इज रैंडमली चूजन एंड अ बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, रैंडमली हमने एक बैग चूज किया और एक बॉल हमने निकाली है ना। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, है ना। तो पहले मैं इस पे ध्यान दूंगा कि क्या हो चुका है, कौन सा इवेंट हो गया। इसने बोला गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, इसने ऑलरेडी बता दिया कि हमने B3 को सेलेक्ट किया है। ये हो चुका है कि हमने B3 को सेलेक्ट किया। अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आई वो ग्रीन बॉल आई है। तो अगर B3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में पहले मैं लिख दूंगा कि B3 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। देखो अलग अलग तरीके से इसी सवाल को मैं समझा सकता हूं, है ना। तो ऑप्शन ए को लेके चल रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूं कि B3 सेलेक्ट कर लिया गया, है ना। B3 सेलेक्ट कर लिया गया, तो B3 को कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ चूज कर सकते हैं, 4/10, कि 4/10 की प्रोबेबिलिटी के साथ मैंने B3 को चूज किया। अब जब B3 को चूज किया है तो उसमें से ग्रीन भी निकल सकती है, उसमें से रेड भी निकल सकती है। तो B3 को सेलेक्ट करने के बाद में अब रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो वो लिखेंगे अपन, हाँ जी, B3 के अंदर कितना है, B3 में 5 रेड है 3 ग्रीन है, तो 5 आउट ऑफ 8 ये तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी। या फिर B3 को सेलेक्ट किया है उसमें से ग्रीन निकल आई हो, है ना। तो डिनोमिनेटर में अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख रहे हैं कि B3 सेलेक्ट करने के बाद में अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि भैया कि 4/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग B3, उसमें से 5/8 प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकल जाए एंड 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल निकल जाए। उसमें से मुझे चाहिए कि ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो न्यूमरेटर में लिखूंगा ये वाला पार्ट, है ना, ग्रीन वाला, कि 4/10 इंटू 3/8, दिस पार्ट इज इन द न्यूमरेटर। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट ए का। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा टोटल। हाँ जी, तो ये बन रहा है 4 इंटू, है ना, 4/10 तो कैंसिल आउट ही कर दो ऊपर नीचे, 4/10 सब में ही कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो। ये 8 भी डिनोमिनेटर में सब में कॉमन है, कैंसिल आउट कर दो। तो न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 5 + 3, 3/8 आंसर आ गया। ठीक है, इसी आंसर पे अपन डायरेक्टली ऐसे भी पहुंच सकते थे। एक और तरीका सुनना ऑप्शन ए को ही सोचने का, कि बैग B3 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है, तो बैग B3 सेलेक्ट कर लेंगे तो टोटल हमारे सामने कितने आउटकम्स हो सकते हैं कि B3 के अंदर 5 रेड है 3 ग्रीन है, तो टोटल हमारे सामने 8 आउटकम सब पॉसिबल है। B3 सेलेक्ट करने के बाद में टोटल 8 आउटकम्स पॉसिबल है। उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा आउटकम ग्रीन आ जाए, तो उसमें से 3 ग्रीन बॉल है, तो 3/8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 3/8। तो डायरेक्टली ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, अब चलो ऑप्शन बी पे, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट पे मैं पहले फोकस करूंगा, इसके ऊपर मैं बाद में फोकस करूंगा कि चलो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बाद में फोकस किया जाएगा। पहले की क्या हो चुका है, गिवन दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, किसने पहले ही बता दिया कि ग्रीन बॉल चूज करी गई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन बॉल अगर चूज करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग B3 से आई होगी। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, ग्रीन बॉल चूज करने के टोटल तरीके, है ना, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल कैसे कैसे निकाली जा सकती है, 3 बैग्स हमारे सामने हैं, बैग 1 से भी आ सकती है, बैग 2 या बैग 3 से आ सकती है। ठीक है, तो टोटल में लिखता हूं डिनोमिनेटर में कि टोटल ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी।
ओके, तो देखो कैसे कैसे ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं। हो सकता है मैंने बैग 1 चूज किया हो, तो बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, तो बैग 1 चूज करके बैग 1 में से ग्रीन बॉल निकाली हो, है ना, पॉसिबल है। तो 3/10 प्रोबेबिलिटी के साथ बैग 1 चूज किया, उसमें से ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, बैग 1 के अंदर 5 रेड एंड 5 ग्रीन है, मतलब 5 ग्रीन है टोटल 10 में से, है ना, तो 5/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1। ओके, फिर या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बैग 2 सेलेक्ट किया गया हो 3/10 प्रोबेबिलिटी के साथ, और बैग 2 में से मैंने ग्रीन निकाली हो, बैग 2 के अंदर 5 ग्रीन है 3 रेड है, मतलब 5 ग्रीन है टोटल 8 में से, तो 5/8, है ना। या फिर बैग 3 सेलेक्ट किया गया हो 4/10 प्रोबेबिलिटी के साथ, फिर बैग 3 में से ग्रीन निकाली गई हो, बैग 3 के अंदर कितना है भैया, 5 रेड एंड 3 ग्रीन है, मतलब 3 ग्रीन है टोटल 8 बॉल में से, तो 3/8। ओके, है ना, कि बैग B3 सेलेक्ट किया गया हो 4/10 प्रोबेबिलिटी के साथ, उसमें से फिर ग्रीन निकाली हो 3/8 प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, कि बैग 1 से ग्रीन बॉल निकाल सकते हैं, या फिर बैग 2 से, या फिर बैग 3 से ग्रीन बॉल निकाली जा सकती है। इसमें से मैं न्यूमरेटर में कौन सा वाला पार्ट रखूंगा, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग B3 से आई हो ग्रीन, है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना बैग B3 से निकालने वाला, ठीक है, विच इज 4/10 इंटू 3/8, ये अपन न्यूमरेटर में लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, है ना, कि अगर हमारे सामने ग्रीन बॉल आई हो तो डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल दी ग्रीन बॉल लिखने की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन बॉल बैग B3 से आई हो, तो ये वाला कंपोनेंट अपन न्यूमरेटर में लिख देंगे। दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। देखते हैं कितना आ रहा है टोटल, तो ये बन रहा है 4 3 12, ओके, तो 12/80, है ना, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये 15/80 एंड दिस इज 12/80, है ना, और ये 5 5 2 10, 3/20 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 3/20 प्लस कितना है, 3/20 प्लस ये 15/80 प्लस 12, है ना, तो 15 प्लस 12 हो जाएगा 27/80, 27/80। इधर फिर एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई बाई 4 किया, है ना, तो न्यूमरेटर है 12/80 एंड डिनोमिनेटर टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे 12/80 प्लस 27, है ना, 12 प्लस 27 हो जाएगा 39, 39/80। तो ये अपना आंसर हो गया कि भाई 12/80 डिवाइड बाई 39/80 मतलब 12/39, 12/39 हो जाएगा, हाँ जी, कितना, 3 4 12, 4/13, 4/13 होना चाहिए, यहाँ पे ये 5/13 लिखा है, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, कि ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ठीक, क्लियर है। ऑप्शन सी देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, चूजन बॉल ग्रीन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख रखा है ना, कि ग्रीन कितने कितने तरीके से आ सकती है। ये पार्ट बी को जब सॉल्व किया था तो यही तो चीज थी जो डिनोमिनेटर में अपन ने लिखा था, कि ग्रीन इतने इतने तरीके से आ सकती है, बैग 1 से निकाली जा सकती है, या फिर बैग 2 से, या फिर बैग 3 से। तो ये डिनोमिनेटर जो टोटल है ना, वही पूछा गया है, विच इज इक्वल टू वॉट, 39/80। ठीक है, इसी को तो सॉल्व करके मैंने 39/80 लिखा है, तो यस, पार्ट सी इज डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, फिर पार्ट 4 में बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन, है ना, तो वो हमने निकाला ही था, 4/13 आनी चाहिए थी, 4/13 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 3/10 लिखा है, तो दिस इज नॉट आवर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। Let S be the sample space of all 3x3 matrices with entries from 0 and 1। ये देखो 2019 एडवांस का पूछा गया सवाल। आई नो दिस इज मेन सीरीज, ठीक है, कि सर मेंस वाली सीरीज में आप एडवांस के सवाल क्यों लेके आ रहे हो, ऐसा मत आप सोचना, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो इन सवालों के साथ, तो एक बार ये एडवांस के सवालों को लगाओगे, फिर मेंस के सवालों पे अभी लेके चलूंगा, आपको बहुत हल्के लग रहे होंगे मेंस के सवाल, है ना, तो इन सवालों को ध्यान से देखिएगा जरा। मैट्राइसिस के साथ कंबाइन करके बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, है ना, तो इस सवाल को देखना, फील करना इस सवाल को, मजा आ जाएगा। ठीक है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट 0 and 1। ओके, तो 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, या तो एंट्री 0 होगी या फिर 1 होगी,
टोटल कितनी एंट्रीज होने वाली है, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो टोटल 9 एंट्रीज होने वाली है, ये सोच लिया होगा आपने। दो इवेंट्स दे रखे हैं, इवेंट E1 एंड इवेंट E2। इवेंट E1 वो इवेंट है जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। इवेंट E2 वो इवेंट है जहां पे सम ऑफ द एंट्रीज इज 7। ठीक है, पूछा क्या गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2, ये पूछा गया है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 कि अगर E2 इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, E2 इवेंट क्या है कि सम ऑफ द एंट्रीज 7 है, कि सम ऑफ द एंट्रीज 7 ऑलरेडी हो चुकी है, हमें ये बात पता है। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट E1 हुआ होगा, कि सम ऑफ द एंट्रीज 7 अगर मैं तुम्हें बोल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई होगी, है ना। इवेंट E2 हो चुका है तो इवेंट E1 कितने तरीके से हो सकता है। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत खतरनाक सी चीज नहीं है, उल्टा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ने इस सवाल को हमारे लिए और ज्यादा आसान बना दिया है। ऐसा नहीं कि इसको देख के तुम डर जाओ, इसको और ज्यादा आसान बना दिया सवाल ने अपने लिए, है ना। सवाल ने देखो और ज्यादा आसान कैसे बना दिया, कि अगर तुमसे सिंपली ये पूछता कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ A0 आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अपने को कितनी सारी मैट्रिसेस सोचनी पड़ती भैया, कितने सारे डिटर्मिनेंट, है ना, कितनी सारी मैट्रिसेस बन सकती थी जिसके अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। कि सारी की सारी एंट्रीज में 0 ले लेता है तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है ना। कि 8 एंट्रीज मैंने 0 ले ली, एक एंट्री मैंने 1 ले ली, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। फिर 2 एंट्री 1 ले लूंगा, 7 एंट्री 0 लूंगा, है ना। तो कितने सारे केसेस सोचने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उन केसेस में भी सोचना पड़ता है कि किस किस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, किस तरीके से प्लेसमेंट करें इन डिजिट्स का कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। तो उल्टा इस सवाल ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया, इसने ऑलरेडी बता दिया कि इवेंट E2 हो गया, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में बैठा इवेंट है E2 वो अकर कर चुका है। अब E1 की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कि सम ऑफ द एंट्री 7 आ चुका है भैया, ये हो गया, सम ऑफ द एंट्री 7 आ गई। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 अपन इस तरीके से लिखते हैं, है ना। डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर इन द फेवर ऑफ इवेंट E2, ऐसे कितने आउटकम्स है जिससे कि इवेंट E2 अकर कर सकता है। न्यूमरेटर में लिखेंगे कि इनमें से वो आउटकम जो कि E1 के साथ कॉमन हो, है ना। बेसिकली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट इवेंट E2 हैज हैपेंड। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि कितने तरीके से E2 इवेंट हो सकता है, उसमें से वो कितने तरीके हैं जो कि, है ना, E1 के साथ कॉमन आ रहे हैं। तो कितने तरीके से बेसिकली सम ऑफ द एंट्री 7 आ सकता है। तो सम ऑफ द एंट्री 7 रखना है हमें, या तो मैं 0 यूज कर सकता हूं या 1 यूज कर सकता हूं। तो बेसिकली उन 9 जगह में से 7 जगह पे 1 यूज किया गया है, 2 जगह पे 0 यूज किया गया है, सही बात है। तो डिनोमिनेटर तो हमारा सॉर्टेड है ही, कि दिस विल बी कि 9 में से 2 जगह पे हमें 0 पटकना है ना। 9 में से 2 जगह पे 0 पटकना है, बाकी हर जगह पे हमें 1 को पटकना है। तो 9C2 ये तो लिख देंगे इसकी जगह पे कि 9 प्लेसेस है, 9 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस पे 0 रख दो, बाकी हर जगह पे 1 रख दो, तो सम ऑफ द एंट्री 7 आ गया। ठीक, अब सम ऑफ द एंट्री 7 लेके आ गए तुम लोग। अब बताओ उसमें से इन 9C2 मैट्रिसेस में से, इतनी मैट्रिसेस तुम बना सकते हो, 7 जगह पे 1, 2 जगह पे 0 रख के इतनी मैट्रिसेस तुम बना सकते हो। उसमें से वो कितनी मैट्रिसेस है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही हो। तो अब हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी अलग से, है ना। प्रोबेबिलिटी थोड़ा क्रिएटिविटी का भी चैप्टर हो जाता है, कि अब थोड़ी तुम्हें क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी कि भैया अगर मैं 7 जगह पे 1 रखूं, 2 जगह पे 0 रखूं, 7 जगह पे 1, 2 जगह पे 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैसे 0 आ सकती है। तो पहले दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ 1 1 1 1 1 1 1 0 0, कि 7 जगह पे 1 रख दिया, 2 जगह पे 0 रख दिया, क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है क्या। और ऐसे और कितने ऐसे डिटर्मिनेंट बना सकता हूं मैं, 7 जगह 1 रख के, 2 जगह पे 0 रख के, ऐसे और कितने डिटर्मिनेंट्स बनाई जा सकती है जिसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो। तो सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व कर ली होगी कि हाँ सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है ही। क्यों है 0, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो सेम है। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यस, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। फिर मैंने बोला कि अगर ये 1 0 0 ना होके यहां पे ये 0 1 0 होता, है ना। अभी भी देखो 7 जगह पे 1, 2 जगह पे 0 यूज कर रहा हूं, क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 है। यस, दिस डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0। अगर यहां पे ये 0 0 1 होता, है ना,
001 होता। अभी भी तो देखो 7120 यूज कर रहा हूं, क्या इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू 0 है? हाँ सर। तो यहीं पे तुम्हें 3 डिटर्मिनेंट दिख ही गए। तो और कैसे कैसे इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ सकती है? हो सकता है ये दोनों जीरोस किसी और रो या किसी और कॉलम में हो, है ना? या ये भी तो हो सकता है कि दोनों जीरो सेम रो या कॉलम में ना हो। ठीक है, तो किस किस केसेस के अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी? तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों जीरो को एक ही रो में रख रहा हूँ, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये दोनों जीरोस एक ही रो में आए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है ना? वैसे ही अगर ये दोनों जीरोस एक ही कॉलम में भी पटक दूं, है ना, इन दोनों जीरोस को एक ही कॉलम में रखा जाए, कि ऐसा कर दे कि भैया 001 ये कर दिए, बाकी देखो हर जगह पे 111, है ना, 7120 यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0। तो मतलब इन दोनों जीरोस को एक ही कॉलम में रखा जाए या फिर एक ही रो में रखा जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है। और अगर नहीं रखूं तो, अगर नहीं रखूं तो क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो वो भी आप वेरीफाई कर लो फटाफट से। ठीक है, एक काम करते हैं, एक जीरो को इस कॉलम में रखा, दूसरे जीरो को इस कॉलम में रख दिया, ऐसा कर दिया कि दोनों को सेम कॉलम या सेम रो में नहीं रखा गया है। तो अब क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है क्या? है ना? तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं यार, 0 नहीं आएगी। ठीक है, कि 1 -1 टाइम्स 1 - 0, है ना, प्लस 1 टाइम्स 0 - 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखी जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ रही है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तो एक चीज चमकी कि भैया अगर ये दोनों जीरो सेम रो या सेम कॉलम में आ गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है ना? तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करवानी है, इवेंट इवन को अकर करवाना है, तो ऐसे ही अकर करवा सकता हूं कि दोनों जीरोस को सेम रो में पटक दो या फिर सेम कॉलम में पटक दो, है ना? तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वो कितने होने वाले हैं? कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करवानी है तो या तो एक काम करते हैं कि एक रो पकड़ लेते हैं 3 में से, है ना? देखो, लिखना, लिखने से पहले सोचना जरूरी है इसमें। ये चैप्टर ऐसा है कि तुम्हें पहले सोचना होगा फिर बाद में लिखो, है ना? हर चीज लिखने के पीछे एक रीजन होना चाहिए। कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार 3 रो में से एक रो पकड़ लेता हूँ, तो 3 में से एक पकड़ने के तरीके कितने हो गए? 3C1। 3 में से एक रो पकड़ ली, अब उस एक रो में उन दोनों जीरोस को अरेंज कर रहा हूं, है ना? 2 0 और 1 1 को अरेंज कर रहे हैं एक रो में। तो कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना यार? 2 0 और 1 1 को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। या फिर सिंपली बोल दो 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो सर आप, है ना? या तो 001 या 010 या 100। ठीक है, तो ये तो मैंने रो पकड़ा, रो के अंदर अरेंज कर दिया। ये भी तो हो सकता है, या फिर, और जब भी या आ जाए तो प्लस लगा देना। ठीक है, जब भी या आ जाए, मतलब केस है एक। या फिर ऐसा किया कि मैंने एक कॉलम पकड़ ली, तो 3 में से एक कॉलम पकड़ने का तरीका हो गया 3C1, और उसी कॉलम में, है ना, उसी कॉलम में इन दो जीरोस को अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इतने तरीके से आप वो डिटर्मिनेंट्स बना सकते हो जिनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये कितने तरीके हो जाएंगे? 3C1 की वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 3, तो ये बन रहा है 9 प्लस दिस इज ऑल्सो 9 विच इज 18। मतलब 18 तरीके ऐसे अपने पास में आ रहे हैं, है ना? तो न्यूमरेटर में लिख देंगे 18। तो 18/9C2 इज आवर आंसर। 18/9C2, 9C2 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 9/2, है ना? 9C2 इज बेसिकली 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू ये आ रही है। ओके, देखो 9 2 18, 2 4 8, 2/4 विच इज 1/2। ओके, ये हमारा आंसर हो गया 0.5। ओके, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.5। लेट्स मूव अहेड। ये देखो 2009 में पूछा गया एडवांस का एक पैराग्राफ, बहुत सारी चीजें आपको ये पैराग्राफ भी सिखाते हुए चलेगा। A fair die is tossed multiple times until a 6 is obtained. Let x denote the number of tosses required. The probability that x बराबर 3 is equal to, है ना? समझ में आया सवाल? एक फेयर डाई, एक ही डाई है ना? अब फेयर डाई ऐसा नहीं कि दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एक ही डाइस को थ्रो कर रहे हैं, बार बार थ्रो कर रहे हैं until a 6 is obtained। जैसे ही मेरे सामने 6 आया, गेम वही खत्म। ठीक है, let x denote the number of the tosses required. The probability that x बराबर 3, x बराबर 3 मतलब कि मेरे सामने तीसरी बार में 6 मिल गया हो, है ना? सवाल को अगर तुमने अच्छे से समझ लिया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो तीसरी बार में मुझे 6 चाहिए,
मतलब मुझे पहली और दूसरी बार में 6 नहीं मिला है और तीसरी बार में मुझे 6 मिल गया है। तो पहली बार में 6 ना मिले तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? देखो 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना। 1 आउट ऑफ 6, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे सामने 6 आ जाए। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। तो 5/6 प्रोबेबिलिटी से पहली बार में मुझे 6 नहीं मिला, दूसरी बार में भी नहीं चाहिए, तो 5/6 की प्रोबेबिलिटी से दूसरी बार में भी 6 नहीं मिला, अब तीसरी बार में 6 चाहिए, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ अपने को 6 मिल जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये अपना आंसर हो गया है, विच इज इक्वल टू व्हाट, है ना, 25/216। ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट x बराबर 3 इज इक्वल टू 25/216 कि थर्ड टाइम में मुझे 6 मिल जाए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। फिर देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कि या तो मुझे बेसिकली थर्ड टाइम पे 6 मिल जाए, या फोर्थ में मिल जाए, या फिफ्थ में मिल जाए, या सिक्स्थ में मिल जाए, बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द थर्ड टाइम, या फिर फोर्थ टाइम में 6 मिले, या फिर फिफ्थ टाइम में 6 मिले, है ना, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम पूछा गया आपसे, ठीक है। तो यार थर्ड टाइम में ही मुझे 6 मिल जाए, है ना, कि थर्ड टाइम इज अ चार्म, या फिर फोर्थ टाइम में 6 मिले, या फिर फिफ्थ थ्रू के अंदर 6 मिले, या फिर सिक्स थ्रू के अंदर 6 मिले, एंड सो ऑन, ठीक है, इन सब का सम पूछा गया। तो थर्ड टाइम में 6 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 5/6 इंटू 5/6 प्रोबेबिलिटी से पहली दो बार में 6 नहीं मिला, थर्ड बार में 6 मिल गया 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ। फोर्थ टाइम में 6 चाहिए, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, पहली तीन बार 6 नहीं मिला, चौथी बार में 6 मिल गया 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ। फिफ्थ टाइम में चाहिए, तो मतलब पहली चार बार में नहीं मिला, 5/6 की पावर 4, और पांचवी बार में 6 मिल गया, एंड सो ऑन। इसका सम पूछा गया है ना, अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो इसको ऐड करें अगर, तो ठीक है, दिस इज अ जीपी, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो पहली टर्म से दूसरी टर्म में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 5/6 से मल्टीप्लाई किया गया है, दैट इज आवर कॉमन रेशियो। फिर अगली टर्म में जा रहे हैं, फिर 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। तो कॉमन रेशियो 5/6 है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है a/1 - r, तो a हो गया ये, विच इज 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, दैट इज a फर्स्ट टर्म, अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 5/6। ओके, तो 1 माइनस 5/6 मतलब डिनोमिनेटर में 1/6 बन रहा है, 1/6 1/6 काट देना, 25/36 हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ओके भाई, चलो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब इस सवाल का, है ना, सिंपल है ना। चलिए, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 गिवन दैट, तो गिवन दैट वाले पार्ट को अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कि जो हो गया है वो अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि x ग्रेटर देन 3, है ना, कि एटलीस्ट हमें बेसिकली थर्ड टाइम से तो ज्यादा ही हो रहा है, या तो फोर्थ टाइम में 6 मिल रहा है, या फिफ्थ में, या सिक्स में, है ना। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में अपन लिख रहे हैं कि या तो फोर्थ टाइम में 6 मिल जाए, या फिर फिफ्थ अटेम्प्ट में, या फिर सिक्स्थ में, या फिर सेवेंथ में, एंड सो ऑन, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या लिखना है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, कि मतलब सिक्स्थ अटेम्प्ट में मेरे को 6 मिला हो, या फिर सेवेंथ में मिला हो, या फिर एट्थ अटेम्प्ट में मिला हो, एंड सो ऑन, वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो फोर्थ अटेम्प्ट में 6 आ जाए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फोर्थ अटेम्प्ट में अगर मुझे 6 मिल जाए, तो मतलब पहले तीन में नहीं मिले हैं, तो पहले तीन में नहीं मिलेंगे 5/6 का क्यूब, और फोर्थ में मेरे को 6 मिल जाए 1/6। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे फोर्थ अटेम्प्ट में 6 मिला हो। फिफ्थ अटेम्प्ट में 6 चाहिए, तो मतलब पहले चार अटेम्प्ट में अपने को फेलियर हाथ रखा है ना, पहले चारों अटेम्प्ट में कंटिन्यूसली फेलियर, और पांचवें अटेम्प्ट में मुझे 6 मिल गया हो 1/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ। सिक्स टाइम में आप समझ ही पा रहे हैं कि 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा बनेगा। न्यूमरेटर में लिखेंगे कि मुझे सिक्स्थ टाइम में चाहिए ना, तो सिक्स्थ अटेम्प्ट में हो जाएगा, मतलब कि पहले 5 अटेम्प्ट में विफलताएं हाथ लगी है, पहले 5 अटेम्प्ट में मजा नहीं आया, छठे अटेम्प्ट के अंदर मुझे 6 मिल गया हो 1/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ। सेवेंथ वाले में हो गया कि भैया पहले 6 अटेम्प्ट में मजा नहीं आया है, और सातवें अटेम्प्ट में 6 मिला है। एट्थ अटेम्प्ट में 6 मिलने का मतलब हो गया कि भैया पहले 7 अटेम्प्ट में हमें 6 नहीं मिला है, और आठवें अटेम्प्ट में 6 मिल गया, एंड सो ऑन। तो ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है।
और बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना। पहली टर्म को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से। तो पहली वाली टर्म को कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर से कॉमन जा रहा है 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6। ओके, और फिर देखो न्यूमरेटर में क्या बच गया इसके अलावा। और डिनोमिनेटर से भी ये पहली वाली टर्म अगर मैं कॉमन लेता हूँ विच इज 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6, इसको कॉमन ले लिया। फिर देखो बचा हुआ मसाला क्या है। तो न्यूमरेटर से अगर इस वाले टर्म को कॉमन ले रहा हूं तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा प्लस, हाँ जी, आगे क्या बचेगा, इसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगली टर्म मिल रही है, फिर 5/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे आगे बच रहा है 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ये चीज कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और फिर इसको 5/6 से ही आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 प्लस 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एज इट इज पूरा ब्रैकेट उड़ गया। न्यूमरेटर में लिखा है 5/6 की पावर 5, डिनोमिनेटर में लिखा है 5/6 की पावर 3। ओके, ये 1/6 तो कट गया, तो 5/6 की पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 5/6 raised to the power 2 which is 25/36। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया। अब देखो 2023 में पूछा गया एक सवाल, लेट ओमेगा बी द इवेंट, है ना, द सैंपल स्पेस। अच्छा, ये सैंपल स्पेस है हमारे सामने एंड ए एक इवेंट है इसी सैंपल स्पेस का। अगर बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 है देन ए इज अ नल सेट। क्या ये बात सही है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 है मतलब इवेंट ए हो ही नहीं पा रहा है, इवेंट ए हो ही नहीं पा रहा है, तो यस दैट इज अ नल सेट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होने का मतलब हो गया कि 100% चांसेस है कि ये इवेंट हो ही रहा है, मतलब यही हमारा सैंपल स्पेस है इवेंट। ठीक है, अगर ये इवेंट हो ही रहा है तो मतलब यही हमारा सैंपल स्पेस हो गया। तो ए बराबर दिस विच इज द सैंपल स्पेस, तो यस स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन सी सही जवाब। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया 2023 में, बिल्कुल हलवा सवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें, लेट n बी द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, है ना, 2 फेयर डाइस को अपन रोल कर रहे हैं। n क्या है? सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, n इज द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड ऑन दोस टू। ठीक है, एंड लेट द प्रोबेबिलिटी दैट n minus 2 √3n एंड n plus 2 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये जीपी में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जीपी में होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर अच्छा जीपी में है, हमें पता है कि अगर ए बी सी जीपी में होता है तो रिश्ता जानते हो ना तुम लोग, क्या रिश्ता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी का रिश्ता है ना। मिडिल टर्म के स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आने वाली है। तो मिडिल टर्म कौन सा है? √3n है, तो √3n का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। ए हो गया n-2, ओके, सी हो गया n+2। ओके, तो √3n का स्क्वायर हो जाएगा 3n विच इज इक्वल टू n² -4 मिल रहा है, तो इधर से मिल रहा है n² -3n -4 बराबर 0। दो फैक्टर्स बनेंगे, एक तो n-4 का, दूसरा n+1 का विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है कि n बराबर 4। -1 भी आ रहा है बट -1 तो काउंट नहीं करेंगे ना, सम ऑफ द नंबर्स नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो सम ऑफ द नंबर्स मतलब n की वैल्यू, n क्या है? सम ऑफ द नंबर्स है ना, मैं अपने मन से बातें नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, सवाल में लिखा है कि n बी द सम ऑफ द नंबर्स, तो सम ऑफ द नंबर्स 4 आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यही तो पूछा है बेसिकली कि n की वैल्यू 4 हो जाए। n 4 हो गया तो ये जीपी में चले गए, है ना, तो ये जीपी में हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो डिनोमिनेटर में अपन फिर से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि अगर मैं 2 डाइस थ्रो कर रहा हूँ, है ना, 2 डाइसेस थ्रो करी जा रही है, तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है। तो पहली डाइस के ऊपर भी 6 आउटकम्स है, दूसरी पे भी 6 आउटकम्स है, 6 × 6 टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने आएंगे। उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो सम ऑफ द आउटकम्स इज 4। तो अब ये तुम्हें केसेस सोचने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से केसेस है जिसमें सम ऑफ द आउटकम्स 4 आ रहा है। तो सम ऑफ द आउटकम्स 4 आ जाएगा या तो पहले में 1 दूसरे में 3, या पहले में 3 दूसरे में 1, या दोनों में 2 2 आ जाए। तो यही 3 केसेस है जिसके अंदर सम ऑफ द आउटकम्स हमारे सामने 4 दिखाई दे रहा है। तो देयर आर 3 केसेस विच आर इन द फेवर। टोटल 36 केसेस में से, है ना, वो 36 केसेस कौन कौन से हो गए? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
21, 22, 23, 24, 25, 26 है ना, उन टोटल 36 केसेस में से 3 केसेस ऐसे हैं जो कि हमारे फेवर के अंदर आ रहे हैं। तो 3/36 विच इज 1/12, ये अपना आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। ठीक है, 1/12, इसने k/48 इसके रिस्पेक्ट में अपने को करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 4/48 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। k की वैल्यू पूछिए ना, कंपेयर करोगे तो k बराबर 4, ऑप्शन बी। ठीक, इजी है ये भी। तो यार प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है। और देखो इंटरेस्टिंग सवालों की तरफ चलते हैं, और शानदार सा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके सामने है। ठीक है, 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर, 25% जनता स्मोकर है। अ स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांसेस टू डेवलप अ लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। ओके, सही बात है भैया, स्मोकर के चांसेस कितने हैं, 27 गुना ज्यादा है नॉन स्मोकर से लंग कैंसर डेवलप करने के। मतलब नॉन कैंसर वाला भी लंग कैंसर डेवलप कर सकता है, बट स्मोकर के चांसेस ज्यादा है, 27 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया कि एक नॉन स्मोकर को लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी पी है ना, इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी कि एक नॉन स्मोकर को लंग कैंसर हो जाए, तो 27p इज द प्रोबेबिलिटी कि एक स्मोकर को लंग कैंसर हो जाए, है ना। ये प्रोबेबिलिटी है स्मोकर की, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी है नॉन स्मोकर। ओके, है ना, क्लियर। अ पर्सन इज डायग्नोज विद लंग कैंसर, है ना, एक पर्सन को लंग कैंसर हो चुका है। डायग्नोज का मतलब समझ में आता है कि पता चल गया कि भैया इस इंसान को लंग कैंसर है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज अ स्मोकर इज k/10। तो अगर मुझे पता है कि ये इंसान, है ना, इसको लंग कैंसर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान एक स्मोकर रहा होगा। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो हो चुका है वो लिखेंगे। क्या हो चुका है, हाँ जी, लंग कैंसर हो चुका है उसको। ठीक है, तो लंग कैंसर हो सकता है कि भैया स्मोकर को हुआ है या नॉन स्मोकर को हुआ है, लंग कैंसर दोनों को होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हो सकता है कि भैया वो इंसान स्मोकर हो सकता है वो इंसान नॉन स्मोकर हो, इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट इंसान इज अ स्मोकर, ये पूछा गया है। तो डिनोमिनेटर में लिखोगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे भैया, हाँ जी, डिनोमिनेटर में लिखेंगे लंग कैंसर होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लंग कैंसर होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो वो इंसान स्मोकर रहा होगा, और स्मोकर कितने इंसान है कि भैया 25% जनता स्मोकर है, कि 25% जनता स्मोकर है और उसको लंग कैंसर हो गया। तो स्मोकर को लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है 27p। ठीक है, कि हो सकता है वो 25% का पार्ट हो और उसको लंग कैंसर हुआ हो, तो 27p इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको लंग कैंसर हो गया हो। ठीक है, कि स्मोकर को लंग कैंसर होने की बात है। या फिर हो सकता है वो नॉन स्मोकर हो, वो बचे हुए 75% जनता में से हो, है ना, 75% जनता में से हो और उसको लंग कैंसर हो गया हो, प्रोबेबिलिटी पी के साथ में। ठीक है, नॉन स्मोकर को लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी पी है, स्मोकर को लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 27p है। तो ये डिनोमिनेटर में लिख देंगे कि भैया लंग कैंसर हो गया है, अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्मोकर रहा होगा। तो इसमें से कौन सा वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट अपन ऊपर लिख देंगे, है ना, ये वाला पार्ट ऊपर लिख देंगे कि ये भैया स्मोकर रहा है। तो ठीक, क्लियर। तो न्यूमरेटर में जाएगा 25% इंटू 27p, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 25% ही मैंने यूज कर लिया, आप चाहते तो 25% की जगह 1/4 यूज कर सकते थे, 75% की जगह 3/4 यूज कर सकते थे, है ना, चाहते तो ये भी कर सकते थे। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चलने दो। तो 25 कैंसिल आउट किया, 25 3 है ना 75, तो 27p न्यूमरेटर में लिखा है। ओके, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 27p प्लस 3p, है ना, विच इज 30p। p से p ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो 27 3 9 27, 9/10, ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, तो k की वैल्यू k/10 पूछा गया ना, तो k की वैल्यू 9 हो जाएगी, है ना, k बराबर 9। तो देखो प्रोबेबिलिटी के सवाल कैलकुलेटिव नहीं होते, एक ही लाइन के आंसर है ना, सारे सवालों का आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। कई बार समझने में हमें थोड़ा समय लग जाता है, और वही समय देना है, समझने में ही समय देना है पूरे सवाल में। लेट एस बराबर W1 W2 W3 एंड सो ऑन, एक सेट एस दे रखा है, बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, कि एक सैंपल स्पेस है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के एसोसिएटेड, W1 W2 W3 उसके आउटकम्स हो गए बेसिकली,
ठीक है, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू एन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, समझना इन बातों को कि इधर से क्या चीज समझ में आ रही है, इधर से तुमने क्या चीज समझी है, इधर से तुमने ये चीज समझी है कि अच्छा अगर W2 की प्रोबेबिलिटी देखूं तो W2 की प्रोबेबिलिटी W1 की प्रोबेबिलिटी से आधी है। अगर W3 की प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो W2 की प्रोबेबिलिटी से आधी है। W5 की प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो W4 की प्रोबेबिलिटी से आधी है। Wn की प्रोबेबिलिटी देखूं तो Wn-1 की प्रोबेबिलिटी से आधी है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 में P मानता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 P है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी P है, तो अगले वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1/2, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी P/2 हो गई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 देखूं तो वो W2 की भी प्रोबेबिलिटी का आधा, मतलब P/2 का भी आधा, मतलब P/4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी P/2, अगले वाले की प्रोबेबिलिटी P/4 एंड सो ऑन, इन सब की प्रोबेबिलिटीज पता चल गई। इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं वो आउटकम्स क्या क्या है, W1, W2, W3 एंड सो ऑन, उन सब की प्रोबेबिलिटी के बारे में अंदाजा लग गया कि अगर पहले वाले की प्रोबेबिलिटी P बोलूं तो दूसरे की P/2 होगी, अगले की और आधी, अगले की और आधी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर थी बात है? फिर एक बात हमारे दिमाग में ये भी आती है कि अच्छा सैंपल स्पेस है, ये तो सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है ना। सैंपल स्पेस क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जितने भी आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल? 1 के इक्वल आना चाहिए। मतलब P प्लस P/2 प्लस P/4 एंड सो ऑन, इस पूरी सीरीज का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से मेरे सामने P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो लिख देते हैं कि P प्लस P/2, है ना, ये हटा दो मैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं P प्लस P/2 प्लस P/4 प्लस P/8 एंड सो ऑन। देखो P होगी W1 की प्रोबेबिलिटी, ये W2 की, ये W3 की, W4 की, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये सैंपल स्पेस हो गया ना, S इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ S, है ना, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये एक सीरीज बन रही है हमारे पास। P कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट GP बन रही है। तो इस इनफाइनाइट GP का सम हो जाएगा A/1 माइनस R, है ना, 1/1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो इधर से आ रहा है 2P बराबर 1, P की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, P की वैल्यू 1/2 आ गई, मतलब W1 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई 1/2, तो W2 की भी पता चल गई 1/4, W3 की भी पता चल गई एंड सो ऑन। ठीक है, इसके आगे देखो सवाल, लेट A बराबर 2K प्लस 3L वेर K L बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट A क्या दे रखा है? 2K प्लस 3L, जहां पे K और L दोनों कुछ नेचुरल नंबर है। सेट B हमें दे रखा है WN, है ना, मतलब यही जो इवेंट्स है उसी का ही सेट है, सच दैट n बिलोंग्स टू द सेट है। n ये नंबर कहां से आ रहा है? इसी सेट से नंबर आ रहा है, इसी सेट से ये नंबर यहां पे आ रहा है। तो मैं ये सोचूंगा कि भैया इस सेट में कौन कौन से नंबर्स हैं, फिर कौन कौन से नंबर है जहां पे k और l दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए, तो सेट A लिख देते हैं अपन, विच इज बेसिकली 2K प्लस 3L, है ना, 2K प्लस 3L, है ना, ये एलिमेंट्स है इसके अंदर जहां पे K और L दोनों ही नेचुरल नंबर रखना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो दोनों की अगर मिनिमम वैल्यू रखता हूँ, K की भी वैल्यू 1, L की भी वैल्यू 1 रख दी, तो 1 और 1 रखने पे कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो सेट A के अंदर 5 आ रहा है ना, कम से कम सबसे छोटा नंबर जो सेट A का आ रहा है वो आ रहा है 5। उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा? क्या 6 मिल सकता है? क्या अपने को 6 मिल सकता है क्या? 6 मिलने के लिए तो दोनों को नेचुरल नंबर रखना है, K और L दोनों को नेचुरल नंबर रखते हुए क्या 6 मिल पाएगा अपने को? हाँ जी, सोचो जरा। तो वो नहीं दिख रहा है अपने को, क्योंकि 6 मिलने के लिए K को 0, L को 2 रखना पड़ेगा, तभी जाके 6 मिल पाएगा, है ना। ये चीजें आपको खुद से सोचनी है, मैं आपको सोचवा रहा हूँ ये चीजें कि यार सोच के देखो ऐसा, है ना। तो पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ सोचते रहो, इंटरेस्ट लेके करोगे बहुत मजा आएगा इन चीजों में, है ना। अदरवाइज लगेगा क्या है सर, हर ही सवाल में सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है, फैक्ट है, प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ेगा। देखो बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया, बट क्वेश्चन टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डुएबल सवाल नहीं है। अगर सामने सवाल आया है तो वो आपके करने लायक होगा, तभी आपके सामने वो सवाल आया है। ठीक, ओके।
फिर इससे जस्ट बड़ा नंबर सोचो जरा कौन सा बनाया जा सकता है। अगर इससे जस्ट बड़ा नंबर बनाना है, सपोज मैंने k की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 रखता हूं, तो क्या नंबर मिल रहा है? हाँ जी, अगर k की जगह पे 2, l की जगह पे 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा? तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7। तो 5 के बाद में अगला जो बड़ा नंबर आया है वो आया है 7। अब देखो क्या 8 बना सकते हो क्या तुम? हाँ जी, 8 बनाना पॉसिबल है क्या? 8 बना सकते हैं भैया। एल की जगह पे 2 रख दूं, 3 2 जा 6, और के की जगह पे 1 रख दूं, तो 6 प्लस 2 8 भी बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे 8 भी मिल रहा है। क्या 9 बनाया जा सकता है क्या? हाँ जी, तो 9 भी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल, कि के की जगह पे 3 रख दूं, 2 3 जा 6, और एल की जगह पे 1 रख दूं, तो 6 प्लस 3 कितना? 9 हो जाएगा। तो यस, 9 भी आ रहा है। क्या 10 बना सकता हूँ क्या मैं? हाँ जी, तो 10 भी बनाया जा सकता है। एल की जगह पे 2 रखा, 3 2 जा 6, और के की जगह पे 2 रख दो, 2 2 जा 4, 6 है, 6 प्लस 4 दैट विल बी 10। तो 10 भी आ रहा है। वैसे ही अपने को दिखाई देगा 11 भी बना सकता है, 12 भी बना सकता है, एंड सो ऑन, आगे के सारे नंबर्स बनाया जा सकता है के और एल की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हुए, है ना? कंस्टेंट ये है कि के और एल दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं के की जगह पे तुम जीरो रख रहे हो ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ध्यान से देख लेना। के और एल की जगह जीरो नहीं रख सकते, नेगेटिव नहीं रख सकते, ठीक है? नेचुरल नंबर रखते हुए, अपनी मर्यादा में रहते हुए ये अपन नंबर्स बना सकते हैं। तो दीज आर दी नंबर्स इन द सेट ए, है ना? 5 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर सेट ए में आ रहे हैं। सेट बी क्या है? डब्ल्यू एन, जहां पे n कहां से आ रहे हैं? यही सेट ए के नंबर है। तो सेट बी के अंदर बेसिकली हमारे सामने कौन कौन से नंबर आ गए, या बेसिकली सेट बी के अंदर कौन कौन से इवेंट आ गए? डब्ल्यू एन, एन की वैल्यू या तो 5, तो डब्ल्यू 5 आ जाएगा, डब्ल्यू 7 आ जाएगा, डब्ल्यू 8 आ जाएगा, डब्ल्यू 9 आ जाएगा, है ना? डब्ल्यू 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बेसिकली ये सारी चीज आ रही है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 की या तो W5 हो जाए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ W7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W9 एंड सो ऑन। इन्हीं सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, वही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी, ठीक है? तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, सबकी प्रोबेबिलिटी पता है। तो या तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो यहाँ पे, ठीक है? सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 आ रही है 1/2, है ना? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, W2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है, ठीक है ना? दिख रहा है ना यहाँ पे? P की वैल्यू 1/2 आ रही है, फिर P/2 हो जाएगा W2 की प्रोबेबिलिटी विच इज 1/4। W5 की प्रोबेबिलिटी पता है 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, ठीक है? आधा आधा करते चले जाओ। W2 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2 स्क्वायर, W3 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2 क्यूब, W5 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 की पावर 5, फिर W7 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है 1/2 की पावर 7, W8 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है 1/2 की पावर 8, एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का सम हमें निकालना है। तो ये तो एक जीपी बन रही है, इस जीपी का सम निकाल सकते हैं इधर से आगे, है ना? 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 9, पूरी प्रॉपर एक जीपी बन रही है। यहाँ पे जीपी का सम लगा दो, इनफाइनाइट जीपी, a अपॉन 1 माइनस आर। ए हो गया 1/2 की पावर 7, कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/2, या तो ऐसा सोच लो, या फिर इसी सवाल में ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि बेसिकली कौन कौन से इवेंट नहीं है, ऐसा सोच लो, है ना? कि इसके अंदर 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, कि W1 से लेके आगे जितने भी है सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। 1 में से वो हटा दो जो कि यहाँ पे मिसिंग है। कौन कौन से मिसिंग है? W1 मिसिंग है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, है ना? देखो 1 2 3 4 मिसिंग है, 5 यहाँ पे है, और 6 मिसिंग है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W6, ये हटा दो 1 में से। 1 में से हमने हटा दी प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W6, ठीक है? तो ये आ जाएगा अपने पास में कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 है 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 है 1/16, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ W6 हो जाएगी 1/2 की पावर 6, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ W4 आ रहा है 1/2 की पावर 4, वही से आइडिया लग सकता है, ठीक है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W6 इज 1/2 की पावर 6। तो ये अपना आंसर हो गया इस सवाल का, कैलकुलेट कर लेना, ठीक? सिंपल है। तो बस इस सवाल को समझना ही था मेन चीज, ठीक है? बाकी इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेट एस दे रखा था जिसके अंदर ये सारे इवेंट्स थे,
इन सारे इवेंट्स के बीच में एक रिश्ता दे रखा था उनकी प्रोबेबिलिटी के बीच में कि ये सबकी प्रोबेबिलिटी आधी होती जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 को P मानता हूं, तो आज सबकी प्रोबेबिलिटी आधी करते जाओ, P/2, P/4 एंड सो ऑन। एंड क्योंकि ये सैंपल स्पेस है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होना चाहिए, मतलब P + P/2 + P/4 इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 कर दिया, तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बस सवाल को समझने वाली बातें होती है। प्रोबेबिलिटी में सवाल समझ गए, मतलब सवाल क्रैक कर लिया तुमने। ये क्वेश्चन देखो, इफ एन अनबायस्ड डाई मार्क्ड विद -2, है ना, एक डाई समझ तो वही लूडो खेलने वाली डाइस, बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी लिखे हैं डाइस के ऊपर। -2 भी लिखा है, -1 भी लिखा है, एक फेस पे 0 भी लिखा है, एक फेस पे 1, फिर 2 और 3। हाँ जी, लूडो खेलते हुए भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, ठीक है ना, तो वैसा चल रहा है ऑन इट्स फेसेस। ठीक है, इस थ्रोन, ठीक है, ये है थ्रोन, इज थ्रोन 5 टाइम्स। ठीक है, तो एक डाइस है जिसके 6 फेसेस हैं, उन हर एक फेस के ऊपर ये नंबर्स लिखे हैं, और उस डाइस को 5 बार मैंने थ्रो किया, लगातार एक के बाद एक 5 बार थ्रो किया है अपन ने। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द आउटकम्स इज पॉजिटिव, कि ये जो पांचों आउटकम्स आए हैं उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस सवाल को देखो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ये सोचो डिनोमिनेटर में क्या लिखने का है। डिनोमिनेटर में हमेशा जनरली अपन सोचते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि 5 बार थ्रू किया गया है ना, टोटल कितने आउटकम्स हो सकता है। तो पहले थ्रो में 6 आउटकम पॉसिबल है, दूसरे में भी 6 आउटकम है, तीसरे में भी 6 आउटकम है, तो 5 बार थ्रो कर रहा हूं, तो 6 की पावर 5, दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, है ना। क्लियर है, पहले में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में 6, तो 6 की पावर 5 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव। उसमें से उन पांचों आउटकम्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, तो पांचों आउटकम्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब आ सकता है, या तो हो सकता है सारे के सारे पॉजिटिव हो, तो न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा कि या तो सारे पॉजिटिव मिल जाए, ऑल पॉजिटिव, तब आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया उनमें से 2 नेगेटिव हो, 3 पॉजिटिव हो, क्योंकि 2 नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई होकर वो दोनों नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बनाई देंगे, है ना। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स मिले, 3 पॉजिटिव आउटकम्स मिले एंड 2 नेगेटिव आउटकम्स मिल जाए। ठीक है, या तो ये हो जाए सिनेरियो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया 4 नेगेटिव मिले और 1 पॉजिटिव मिले, क्योंकि 4 नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ ही जाएगा, तो 4 नेगेटिव मिले हो आउटकम्स एंड 1 पॉजिटिव मिला हो आउटकम। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अब देखो ऑल पॉजिटिव, पांचों के पांचों आउटकम्स पॉजिटिव आए, तो इसकी ये कितने वेज में हो सकता है ना। डिनोमिनेटर में अपन ने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ वेज, न्यूमरेटर में अब मैं लिखूंगा ऑल पॉजिटिव आउटकम्स के वेज, इसके वेज, इसके वेज, है ना, सबके अपने अपने तरीके, कि अगर पांचों पॉजिटिव चाहिए तो कितने तरीके हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं अपने पास में, 3 ही पॉजिटिव नंबर है, या तो 1 या फिर 2 या 3, वी हैव ओनली 3 पॉजिटिव नंबर। पांचों के पांचों पॉजिटिव आए हो, तो पहली डाइस के ऊपर भी इन्हीं तीनों में से कोई एक आया होगा, दूसरी में भी इन्हीं तीनों में से कोई एक आया होगा, तीसरी में भी इन्हीं तीनों में से एक आया होगा। तो हर एक डाइस के ऊपर अगर मुझे पांचों पॉजिटिव चाहिए, तो हर डाइस पे अब 3 ही पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ मैं, है ना, 3 ही पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ अब हर एक डाइस के ऊपर। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 5, ये हो जाएंगे पांचों पॉजिटिव आउटकम्स आने के तरीके, कि पहले पे भी 3 तरीके, दूसरे पे भी 3, तीसरे पे भी 3, पांचों पे, है ना, पांचों के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आए, तो 3 की पावर 5, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। फिर अगर मुझे ऐसा चाहिए कि 3 पॉजिटिव आउटकम्स मिल रहे हो, 2 नेगेटिव आउटकम्स मिल रहे हो, तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा 5 बार थ्रू किया है, 5 बार थ्रू किया है, तो उसमें से 3 बार पॉजिटिव मिला हो, तो 5 में से कौन सी 3 बार पॉजिटिव चाहिए मुझे, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि पहली स्टार्टिंग के तीनों बार, या पहली तीसरी चौथी बार, या पहली दूसरी पांचवी बार, है ना, कौन से 3 बार ही हमको पॉजिटिव मांगता है। तो 5 में से पहले 3 प्लेसेस सेलेक्ट करोगे, कि अच्छा 5 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, उन 3 प्लेसेस पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, ऐसा समझो ना यार। देखो 5 है ना, 5 बार अपन ने थ्रू किया गया है, डाइस अपन ने 5 बार थ्रू करी है, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव, है ना, हर एक के ऊपर कुछ भी आउटकम्स हो सकता है। मुझे चाहिए इनमें से 3 जगह पे पॉजिटिव आउटकम्स आए हो, तो पहले 5 में से वो 3 जगह सेलेक्ट करो कि कौन कौन सी 3 जगह पे तुम्हें पॉजिटिव चाहिए। कि सपोज तुमने सेलेक्ट हुआ पहली, तीसरी और पांचवी बार कि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, फिर तुम देखोगे कि अगर अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो कितने तरीके हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव लाने के 3 ही तरीके, या तो 1 या 2 या 3, यहाँ पे भी पॉजिटिव लाने के 3 ही तरीके, यहाँ पे भी पॉजिटिव लाने के, है ना, इधर भी पॉजिटिव लाने के 3 ही तरीके, बाकी 2 जगह पे अपने को नेगेटिव चाहिए।
तो नेगेटिव लाने के कितने तरीके हो गए, दो ही नेगेटिव है हमारे सामने, तो इधर दो तरीके से मैं नेगेटिव नंबर रख सकता हूँ, यहाँ पे भी दो तरीके से नेगेटिव नंबर रख सकता हूँ। तो कितना बन गया देखो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, है ना, ये बन रहा है। 3 बार पॉजिटिव चाहिए और 2 बार नेगेटिव चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 बार नेगेटिव मिला हो, 5 में से 4 बार ही नेगेटिव मिला हो, तो 5 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट कर दो जहां पे तुम्हें नेगेटिव पटकना है। ओके, हर प्लेस पे नेगेटिव पटकने के दो तरीके हैं, तो 4 जगह पे नेगेटिव पटकने के 2 की पावर 4 तरीके, है ना, 4 जगह पे नेगेटिव पटकना है। और एक जगह पे हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर 1, 2 या 3, इन तीन में से कोई भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा टफ नहीं जाएगी, बहुत इजीली कैलकुलेट कर भी लोगे। ठीक है, 6 की पावर 5, न्यूमरेटर में लिखा है 3 की पावर 5, 5c3 की वैल्यू 10 हो गई इंटू 3 क्यूब, 5c4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 इंटू 3, 3 कैंसिल आउट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना, 3 का फैक्टर कैंसिल आउट कर दो, तो डिनोमिनेटर में 6 की पावर 4 बच गया, और एक 6 में से 3 कैंसिल आउट करके 2 हमने बचा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 4 बन गया, प्लस इधर 5c3 की वैल्यू हो गई 10, 3 क्यूब में से एक 3 हमने उड़ाई दिया था, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 4 है, तो ये 36 हो गया। ठीक है ना, और 5c4 की वैल्यू हो गई 5, यहां से 3 अपन उड़ा चुके हैं, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। और भी तरीका हो सकता था इसी सवाल को हैंडल करने का, और अपन थोड़ा इस तरीके से भी सोच सकते थे। देखो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली फील वाला चैप्टर है, तुमने फील कर लिया तो आप अलग अलग तरीके से आंसर पे पहुंच सकते हो, बस नजरिया अलग है। जो मैं अब ये तरीका बता रहा हूँ इसका हल्का सा नजरिया अलग है, बाकी सेम यही चीज कर रहे हैं अपन, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट वही सेम है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से करूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि अच्छा पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम। तो पॉजिटिव आउटकम कितने हैं, 3 है टोटल 6 में से, तो 3/6 इज द प्रोबेबिलिटी, बेसिकली 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव आउटकम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम देखूं, तो नेगेटिव आउटकम 2 है टोटल 6 में से, तो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी, या फिर 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि हमारे सामने नेगेटिव आउटकम आ जाए। तो अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ द आउटकम्स पॉजिटिव चाहिए, तो फिर से वही केसेस कि ऑल 5 पॉजिटिव आउटकम्स मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं मैं कि पांचों आउटकम पॉजिटिव आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, या फिर 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, या फिर 1 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, है ना। तीनों की प्रोबेबिलिटी केसेस बना दी बेसिकली, या तो ये केस, या तो ये केस, या तो ये केस, तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा। ओके, ऑल 5 पॉजिटिव चाहिए, तो पहले वाले के भी ऊपर पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे पे भी 1/2, तीसरे पे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 5, है ना। ये प्रोबेबिलिटी होगी ऑल 5 आउटकम्स पॉजिटिव की। फिर मुझे अगर 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चाहिए, तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी 3 बारी पॉजिटिव, कौन सी 2 बारी नेगेटिव। तो 5 बार अपन थ्रो कर रहे हैं, तो 5 में से 3 जगह मैं सेलेक्ट कर रहा हूं 5c3, 5 में से वो 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए। अब उन 3 प्लेसेस के ऊपर मुझे चाहिए पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, एक बार पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 3 बार पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 की पावर 3। 2 बार चाहिए नेगेटिव, एक बार नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, 2 बार नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 इंटू 1/3 विच इज 1/3 का स्क्वायर। फिर मुझे 1 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव चाहिए, तो पहले 5 में से एक जगह वो सेलेक्ट कर ली जहां पे मुझे पॉजिटिव आउटकम मांगता है, तो 5 में से वो एक जगह सेलेक्ट कर देंगे जहां पे अपने को पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, और वहां पे पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ओके, बाकी 4 बार नेगेटिव चाहिए, एक बार नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 बार नेगेटिव चाहिए तो 1/3 की पावर 4। ओके, तो इस तरीके से भी अपना आंसर लिख सकते हैं, सेम आंसर अपने को मिलने वाला है यहाँ पे भी। ओके बच्चा लोग, तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। A bag contains 6 balls of different colors. 2 balls are drawn in succession with replacement. है ना, 6 बॉल है, डिफरेंट कलर की है, 2 बॉल हमने निकाली है विद रिप्लेसमेंट, है ना। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक 2 बॉल निकाली है और रिप्लेसमेंट वापस कर दिया गया है।
द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर इज पी, है ना, कि दोनों बॉल हमारे, देखो 6 की 6 बॉल डिफरेंट कलर की है ना, 6 की 6 बॉल डिफरेंट कलर की है। दोनों बार सेम कलर की बॉल कैसे मिल सकती है अपने को, कि पहली बार जो बॉल मेरे हाथ में लगी हो दूसरी बार भी मेरे हाथ में वही बॉल निकल लगी हो, है ना, कि पहली बार मैंने एक बॉल निकाली, माना वो हरे कलर की बॉल आ गई मेरे पास, मैंने देखा वापस रख दिया, फिर से मैंने बॉल निकाली और फिर से वही हरी बॉल मेरे हाथ में आ गई, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, कि लेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर इज पी। तो पहले पी की वैल्यू निकालनी है, देखो पी इज टू क्यू, फिर क्यू भी एक इवेंट दे रखा है, पहले इवेंट पी की प्रोबेबिलिटी देखो। हाँ जी, पहले ये सोचो कि इवेंट पी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो पहली बार में सपोज मेरे हाथ में कोई भी बॉल लग गई, उन 6 में से 6 कलर है हमारे सामने, 6 कलर है, सपोज वी आई बी टी वाई ओ, है ना, बस ये 6 कलर है अपने पास, विबग्योर का बस आर नहीं है, ये हमारे सामने 6 कलर दिख रहे हैं। ओके, पहली बार में इनमें से कोई भी एक कलर आ जाए, कोई भी कलर आ जाए, कि वी आ सकता है या फिर आई आ सकता है या फिर जो भी आ जाए, पहली बार में ही आ जाए, मुझे चाहिए कि दूसरी बार में भी वही कलर मेरे को मिले। पहली बार में अगर आई आया है तो दूसरी बार भी आई आए ही, तो पहली बार तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरी बार मुझे 1/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ वही सेम कलर चाहिए, तो पी की वैल्यू 1/6 हो गई, ये अपना आंसर, पी की वैल्यू। देखो बहुत सिंपल है, पहली बार में जो भी कलर आया हो हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, पहली बार में शायद बी आ गया हो चलेगा, दूसरी बार में वापस मुझे वही बी चाहिए, तो अब वापस से वही सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, है ना, कि 6 बॉल है, 6 में से एक निकाल रहा हूं, बी ही लग जाए अपने हाथ में, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। क्या समझे बातों को, है ना, क्लियर रहती बात है। तो P की वैल्यू 1/6 हो गई, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल है, या फिर उसको और भी अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करो, वैसे जरूरत नहीं है, ज़्यादा समझाना भी कई बार सही नहीं रहता है, ठीक है, तो बाकी अगर अपन इसको और भी अलग तरीके से समझाए तो ऐसे समझा सकते हैं कि यार ऐसा समझो कि 1/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ ब्लू लग गया हो हमारे साथ में, है ना, हमारे हाथ में पहली बार में ब्लू निकल गया हो 1/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ, अब दूसरी बार भी हमें ब्लू चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6, बट ये बात सिर्फ ब्लू के लिए लागू थोड़ी ना हो रही है ना, ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली दोनों बार ब्लू पाने की, जबकि सवाल ये नहीं है, ये बोल रहा है दोनों बार सेम कलर आ जाए, दोनों बार वी भी आ सकता है, दोनों बार आई भी आ सकता है, यही सेम जी के साथ भी कर सकते हो, यही सेम, तो यही सेम 6 लोगों के साथ कर सकते हो ना, 6 डिफरेंट वैरायटी अपने पास, तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 6 विच विल बी 1/6 ओनली, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी पी, कि दोनों टाइम हमारे सामने सेम कलर की बॉल हाथ लग जाए, तो ये हो गया अपने पास में 1/6 का इक्वल। फिर देखो, next 4 balls are drawn in succession with replacement and the probability that exactly 3 balls are of the same color is q। ओके, समझ में आई क्या बात, कि अब मैं फिर से 4 बॉल निकाल रहा हूं बारी बारी से, ठीक है, बॉल निकाली देखी रख दी, निकाली देखी, ऐसा रखे जा रहा हूं, रिप्लेसमेंट के साथ अपन कर रहे हैं ये काम, और कितनी बार, 4 बार काम कर रही है, ठीक है, 4 बार फिर से मैंने बॉल ड्रॉ करी है, फिर वापस देख के कलर देख के वापस रख दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बारी मेरे को सेम कलर की बॉल मिल गई हो, 3 बारी मुझे सेम कलर की बॉल मिली हो, तो मतलब 3 बारी एक ही कलर निकला है और एक बार कोई और दूसरा कलर मेरे सामने लगा है, ठीक है, ये बातें हो रही है। तो अब क्यू की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, देखो कैसे लिखेंगे, है ना, सोचना इंपॉर्टेंट है, देखो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि जनरली बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिखना चालू कर देते हैं, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है 1/6 1/6 2/6, है ना, कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं, वो नहीं करना अपने को सोचना है, एक एल्गोरिदम बनाना है, एक थॉट प्रोसेस बनाना है, ठीक है, कि भैया 4 बार ड्रॉ कर रहा हूं, 4 में से 3 बारी मेरे को सेम कलर की बॉल चाहिए, 4 में से 3 बार मुझे सेम कलर की बॉल चाहिए, पहले तो वो कलर डिसाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, पहले ये तो देखो कौन सा कलर की बॉल चाहिए मुझे, वो जो तीनों सेम कलर की आ रही है वो कौन सा कलर है, वो कलर डिसाइड कर लो पहले, है ना, पहले ये काम करते हैं, चलिए, ठीक है, कि मैंने एक काम किया कि देखो 2 कलर मेरे को देखने को मिल रहा है, मैं जब 4 बार ड्रॉ कर रहा हूं तो 2 कलर देखने को मिल रहा है, 3 बार तो एक ही कलर और एक बारी कोई दूसरा कलर मेरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज हो रही है। तो पहले टोटल हमारे सामने 6 बॉल है, 6 में से मैंने 2 कलर सेलेक्ट किए, 6 बॉल है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, 6 में से 2 कलर सेलेक्ट किए, उन 2 में से भी एक कलर सेलेक्ट किया है जिसको 3 बार रिपीट कराना है ना,
उन 6 में से 2 कलर सेलेक्ट किए कि वो 2 कलर मुझे दिखने चाहिए, उन दोनों में से भी मैंने एक कलर सेलेक्ट किया जिसको कि 3 बार रिपीट कराना है। ठीक है, अब 3 बारी रिपीट तो कराना है, बट कौन सी 3 बारी रिपीट कराना है ये भी तो सोचना पड़ेगा, है ना। रिपीट कराने की प्रोबेबिलिटी तो लिख देंगे, बट कौन सी 3 बारी रिपीट कराना है, तो कितनी अरेंजमेंट हो सकती है वो भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज भी तो लिखनी पड़ेगी, है कि नहीं। कि देखो 6 में से 2 कलर सेलेक्ट किए, फिर उन 2 में से मैंने एक कलर सेलेक्ट किया जिसको 3 बार रिपीट कराना है, वो कलर 3 बार रिपीट होगा 1/6 1/6 1/6 की प्रोबेबिलिटी के साथ, मतलब 1/6 का क्यूब। ठीक है, फिर जो एक और चौथी बारी में जो दूसरा कलर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6, तो इंटू 1/6, 1/6 का क्यूब क्यों, समझ में आ रही बात है। कि जैसे अगर वो 3 बार ब्लू मिला है तो 3 बार ब्लू मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ठीक है, ये तो सेलेक्ट करने वाली चीज होगी कि मैंने सेलेक्ट किया है ना। कि सपोज ब्लू सेलेक्ट हो गया है तो 3 बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 1/6 का क्यूब, और चौथी बार में कोई दूसरा कलर विच इज 1/6। बट ये तो एक ऑर्डर के अंदर हो गया ना, एक ऑर्डर के अंदर हो गया कि, है ना, पहली तीनों बार ब्लू मिल जाए, चौथी बारी में ग्रीन मिल जाए, है ना। ये तो एक ऑर्डर के अंदर हो गया, जबकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि भैया पहली, तीसरी और चौथी बार मुझे ब्लू देखने को मिला है, दूसरी बार में ग्रीन मिला है, तो अब इनका अरेंजमेंट भी तो करेंगे। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से करेंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल वेज से अपन इसका अरेंजमेंट कर रहे होंगे, है ना। ये देखो 4 है, जैसे ब्लू 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 ग्रीन, इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर रहे होंगे, है ना, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल तरीके से। ओके, तो ये हो गया क्यू। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि देखो मुझे 4 बारी में से 3 बारी सेम कलर चाहिए। पहले तो वो कलर डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वाला कलर चाहिए, तो टोटल 6 कलर है, 6 में से मैंने 2 कलर सेलेक्ट किए, उन दोनों में से भी मैंने वो एक कलर सेलेक्ट किया जिसको 3 बार रिपीट कराना है। ठीक है, तो वो कलर लेट्स से ब्लू है, तो ब्लू 3 बार आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और वो चौथा कलर ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। ठीक है, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, हर कलर दिखने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। और फिर उनको अरेंज करने का तरीका भी 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज द वैल्यू फॉर क्यू। ओके, तो ये आ गया 6c2, 6c2 इज 5 इंटू 6/2 मल्टीप्लाइड बाई 2c1, 2c1 की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे 1/6 है ना, तो 1/6 की पावर 4 है, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 4 के ही इक्वल हो गई। कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 कैंसिल आउट होगा, डिनोमिनेटर में 6 क्यूब बच जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली। ठीक है, और 6 क्यूब ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के साथ भी, है ना। तो 5 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 6 क्यूब को लिखा जा सकता है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, है ना। तो 27 इंटू 8, 6 क्यूब को लिख दिया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, है ना, 4 2 ज़ा 8, तो ये बन जाएगा 5/27 इंटू 2, है ना, 54, 5/54 हो गया, दैट इज क्यू। तो P बाई क्यू की वैल्यू पूछी गई है, P बाई क्यू, तो P की वैल्यू है 1/6, Q की वैल्यू है 5/54। ओके, तो ये बन जा रहा है कितना, 1/6 इंटू 5, ये 54 ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 6 9 जा, है ना, तो 9/5 आ रहा है, ये 9/5। P बाई क्यू इज इक्वल टू 9/5। तो P प्लस क्यू की वैल्यू, है ना, ये M प्लस N की वैल्यू पूछी गई है, तो 9 + 5 14 हो जाएगा। 14 हमारा आंसर इस सवाल का। ठीक, इजी है, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। A bag contains 6 balls, 2 balls are drawn from it at random and both are found to be black. The probability that the bag contains at least 5 black ball is, कि एटलीस्ट बैग में 5 ब्लैक बॉल तो रही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर से सवाल सुनना जरा। ठीक है, कि एक बैग था उसके अंदर 6 बॉल्स थी, हमने 2 बॉल निकाली है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, और वो दोनों के दोनों हमारे हाथ में ब्लैक लग गई। तो इतनी तो बात समझ में आई, इतना तो चमका ना कि एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल तो होगी ही बैग में, तभी तो यार दोनों के दोनों ब्लैक लगे हो। ठीक है, 2 बॉल एक साथ निकाल रहा हूं, बारी बारी से नहीं। सवाल में देखना, सवाल की लैंग्वेज जरूर समझना। जैसे पिछले सवाल में था कि भैया बॉल निकाल रहे हैं बट विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, कि भैया बॉल देखी वापस रख दी, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा। इसमें तो ऐसे ही बोल रहा है कि भैया 6 बॉल पड़ी है बैग के अंदर, 6 में से मैंने कोई 2 निकाल ली। ठीक है, 6 में से कोई 2 निकाल ली, दोनों की दोनों ब्लैक मेरे हाथ में लग गई, तो एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल तो है ही बैग के अंदर ना।
3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, या हो सकता है 6 के 6 ही ब्लैक हो। तो वही इसने पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल, कि बैग के अंदर कम से कम 5 ब्लैक बॉल रही हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डिनोमिनेटर में पहले क्या लिखोगे, जो हो चुका है इवेंट वो लिखोगे, कि जो हो गया इवेंट वो कितने तरीके से हो सकता है। कौन सा इवेंट हो गया कि हमें 2 ब्लैक बॉल हमारे हाथ में लग गई, ठीक है, वो इवेंट हो चुका है। ओके, तो हो सकता है उसमें 2 ही ब्लैक बॉल रही हो, वो दोनों के दोनों अपन ने उठा लियो, या हो सकता है 3 रही हो, 3 में से 2 सेलेक्ट करी हो, या हो सकता है 4 ब्लैक बॉल रही हो, 4 में से 2 अपन ने उठाई है ना। तो कितने तरीके से 2 ब्लैक बॉल अपन उठा सकते हैं। तो अगर 2 ही ब्लैक बॉल रही है तो दोनों में से 2 ब्लैक बॉल उठाने के तरीके हो गए 2C2, ठीक है। हो सकता है 3 ब्लैक बॉल रही हो और उसमें से अपन ने 2 उठा ली तो उसके तरीके हो जाएंगे 3C2। हो सकता है 4 ब्लैक बॉल रही हो, उसमें से 2 उठा लिए हो तो उसके तरीके हो जाएंगे 4C2। 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल निकालने के तरीके हो जाएंगे 5C2। 6 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल निकालने के तरीके हो जाएंगे 6C2। तो डिनोमिनेटर में अपन ने लिख दिया कि जो इवेंट हो गया है वो कितने तरीके से हो सकता है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया बेसिकली। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये, कि ये हो गया, 2 ब्लैक बॉल आ चुकी है, तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल। ये हो सकता है 2 ही ब्लैक बॉल रही हो बैग में से, दोनों में से दोनों उठा लिया, 3 में से 2 उठाई, या 4 में से 2, या 5 में से 2, या 6 में से 2। इसने बोला क्या है कि अब निकालो वो प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 5 तो रही होगी ब्लैक बॉल। मतलब या तो तुमने 5 में से 2 ब्लैक बॉल निकाली है ना, कि एटलीस्ट 5 तो रही होगी। बेसिकली इन दोनों टर्म्स को तुम न्यूमरेटर में छापोगे। तो एक बार तुमने डिनोमिनेटर सोच लिया, न्यूमरेटर अपने आप चमक जाएगा कि अच्छा एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल रही होगी, तो मतलब 5C2 प्लस 6C2, इसको न्यूमरेटर में लिखना है। ये हमारा आंसर है इस सवाल का। हाँ जी, दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, 5C2 की वैल्यू हो जाती है 10 के इक्वल, है ना। 6C2 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5/2, है ना। 6C2 हो जाएगा 5 इंटू 6/2, मतलब इसकी वैल्यू 15 के इक्वल आ गई। ओके, 2C2 की वैल्यू हो गई 1, 3C2 की वैल्यू हो गई 3, 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी, तो 4 थी 12, 12/2, 6 के इक्वल हो जाएगी। 5C2 की वैल्यू 10 होती है, 6C2 की वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। इनकी वैल्यू रख दो, 10 प्लस 15, न्यूमरेटर इज 25, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 10, तो यही हो गया 10 10 20, ओके, 20 और 15 35 हो जाएगा। 25/35 मतलब 5/7, 5/7 ऑप्शन ए हमारा सही जवाब इस सवाल का। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो बस इसमें ये ध्यान रखना होता है बेस थ्योरम कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, बस इतनी सी बातों का ध्यान रखो। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो इवेंट हो चुका है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, उसकी प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ दैट इवेंट वो लिख दो, और फिर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना, वो अपने आप समझ में आ जाएगा न्यूमरेटर में क्या लिखना है। डिनोमिनेटर एक बार सॉर्टेड है, न्यूमरेटर अपने आप सॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। देखो, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि सपोज इस टाइप के सवाल हो गए कि भाई मैंने 10 बार टॉस किया है ना, 10 बार टॉस किया है और 10 में से 6 बार मेरे सामने टेल आ जाए, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल हो गया एक तरीके से, कि 10 में से अगर मुझे 6 बार टेल चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। या फिर मैंने n टाइम्स कोई इवेंट किया है, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो n में से r बार सक्सेस मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर n में से मुझे r बार सक्सेस चाहिए तो पहले तो कौन सी r बारी मुझे सक्सेस चाहिए वो देखना पड़ेगा, तो NCR। फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो p की पावर r, एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो n माइनस r टाइम्स हमें फेलियर चाहिए। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस r नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे p प्लस q की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी होती है। फिर इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है कि बाइनोमियल वेरिएट में मीन का फॉर्मूला होता है NP, ठीक है। मीन बराबर n इंटू पी, वेर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला आता है NPQ। तो अगर इसके ऊपर सवाल आता है ना, बहुत इजी आता है, बस इन्हीं 2 फॉर्मूले के ऊपर बेस सवाल आने वाला है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, कि इन दोनों का सम 5 बता रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना कितना 6 बता रखा है।
तो इन दोनों का सम लिख देते हैं NP प्लस NPQ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 एंड इनका प्रोडक्ट मतलब NP इंटू NPQ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल 6 के इक्वल बता रखा है। और हमें पता ही है कि P प्लस Q की वैल्यू 1 है, ओके, जहां पे P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इन दोनों इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करना है बेसिकली, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो NP प्लस NPQ, एक काम कर सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन से अगर मैं NP कॉमन लेता हूं तो NP कॉमन लेते ही ये 1 प्लस क्यू बन रहा है ना, NP को कॉमन लिया तो 1 प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 5। यहां से मैं NP की वैल्यू तो रख सकता हूं, देखो यहाँ पे NP इंटू NP मतलब n स्क्वायर P स्क्वायर इंटू क्यू बराबर 6 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो ये बन जाएगा n स्क्वायर P स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ऐसा से बनेगा। और यहाँ पे n स्क्वायर P स्क्वायर की वैल्यू पटक दो विच इज 6 अपॉन क्यू, तो इसकी जगह 6 अपॉन क्यू इंटू 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ना, n स्क्वायर P स्क्वायर की वैल्यू रख दी 6 अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू 25। तो पूरी इक्वेशन Q के टर्म से बन रही है, Q की वैल्यू आ जाएगी तो 6 टाइम्स 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस 2Q प्लस क्यू स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 25Q। 25Q को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये Q स्क्वायर 6Q स्क्वायर बैठा है प्लस 12Q है माइनस 25Q मतलब माइनस 13Q बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। तो 6 इंटू 6 36 आ रहा है, तो 13 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट 36 हो, तो उसको 9 एंड 4 में ब्रेक करेंगे है ना, 9 प्लस 4 13, ठीक है। तो 6Q स्क्वायर माइनस 9Q माइनस 4Q प्लस 6 बराबर 0, ऐसा तो कुछ बन जाएगा 9 और 4 में ब्रेक करते, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, इसमें से 3Q कॉमन लोगे तो 3Q टाइम्स, ओके, 2Q माइनस 3 बनेगा, और यहां से माइनस 2 कॉमन लोगे, माइनस 2 टाइम्स 2Q माइनस 3 बराबर 0। तो देखो दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक फैक्टर तो 2Q माइनस 3 का और दूसरा फैक्टर बन रहा है 3Q माइनस 2 का, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो Q की दो वैल्यूज दिखाई दे रही है, एक तो Q की वैल्यू आ रही है 3/2, वो तो पॉसिबल है नहीं 3/2 क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। Q की दूसरी वैल्यू आ रही है 2/3 विच इज पॉसिबल, यस। तो Q की वैल्यू आ गई हमारे सामने 2/3, तो P की वैल्यू पता चल गई है ना, कि अगर Q 2/3 है बेटा, ओके, तो P हो जाएगा 1/3 है ना, Q 2/3 है तो P हो जाएगा 1/3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू 1 के इक्वल होने वाली है। इन दोनों की वैल्यू मिल गई तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू मिल जाएगी है ना, P की जगह पे रख दो, यहाँ पे P की जगह पे 1/3 रख दो और Q की जगह पे 2/3 रख दो, तो ये बन रहा है देखो N टाइम्स 1/3 N इंटू 1/3 इंटू 1 प्लस 2/3 विच इज 5/3 इज इक्वल टू 5। तो इधर से N की वैल्यू 9 दिखाई दे रही है अपने को, नंबर ऑफ ट्रायल्स की कितनी बार ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं 9 के इक्वल आ रहा है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। N की जगह 9, P की जगह पे 1/3, Q की जगह पे 2/3। आर वी क्लियर, खत्म है सवाल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, ओके। लेट A बी द इवेंट दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस between two randomly chosen real numbers in the sample space 0 to 60 is less than or equal to A। A कोई नंबर है जहां पे, if probability of A is equal to 11/36 then A is equal to, सवाल समझना, फील समझना सवाल की, क्लोज ब्रैकेट 0 टू क्लोज ब्रैकेट 60, इसके अंदर दो नंबर्स चूज कर रहे हैं, क्या वो दोनों नंबर्स इंटीजर्स है, क्या दे रखा है, नहीं इंटीजर तो नहीं दे रखा है, इसने क्या बोल रखा है रियल नंबर दे रखा है, रियल नंबर, कि कोई भी दो रियल नंबर चूज किया जा सकता है। इन 0 to 60 के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, उन इनफाइनाइट रियल नंबर में से दो रियल नंबर चूज कर रहा है, और उन दोनों रियल नंबर का डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू ए, उन दोनों रियल नंबर्स का डिफरेंस ए या ए से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है ऑलरेडी, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बता रखी है कि 11/36 है, तो बेसिकली ये नंबर ए पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इतना इजीली नहीं जा रहा होगा, जैसे अगर सपोज 1 से 60 तक नंबर ही होता है 1 2 3 4 60, थोड़ा इजी हो जाता, बट ये भी बहुत इजी है,
ठीक है, अप्रोच समझना है इसमें, अप्रोच क्या है, क्योंकि रियल नंबर अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। रियल नंबर वो कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है 2/3 और समथिंग कुछ हो। ठीक है, बस रियल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो मान लिया कि वो रियल नंबर मैंने एक्स एंड वाई सेलेक्ट किया है, कि एक रियल नंबर एक्स, दूसरा रियल नंबर वाई। एक्स और वाई दोनों किस में से आ रहे हैं, 0 से 60 के बीच में से आ रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब इन दोनों का जो मॉड्यूलस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए, है ना। तो x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू ए हो। ओके, जहां पे x और y दोनों 0 से 60 के बीच के नंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया है ना, कि x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ यहाँ पे। तो x भी अपन 0 से 60 के बीच का नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 60 के बीच का कोई भी रियल नंबर, और y भी जो है वो 0 से 60 के बीच का कोई भी रियल नंबर। मतलब अपन जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो इतने ही दायरे में कर रहे हैं, है ना, इतने दायरे में सेलेक्ट करी जा रही है चीजें 0 से 60 के बीच में। ठीक है, x भी 0 से 60, y भी 0 से 60, और इस तरीके से सेलेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये तो हमारे पास हो गया टोटल एरिया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो यहां से देख सकते हैं, ये टोटल एरिया हो गया बेसिकली। ठीक है, उसमें से मुझे वो एरिया चाहिए जहां पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू a। ओके, तो इसी मॉड्यूलस को अगर मैं ओपन करता हूं तो दो तरीके से ओपन हो रहा है। एक तो ओपन हो जाएगा x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू a, और दूसरा हो जाएगा y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू a। देखो जरा, मॉड्यूलस ओपन करोगे, मॉड्यूलस पॉजिटिव के साथ भी, मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ भी ओपन किया जा सकता है। दो तरीके से ओपन किया, ऐसा मिल रहा है। x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू a, इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जहां पे a कोई नंबर है यहाँ पे। तो पहले तो तुम्हें इस एरिया को रिप्रेजेंट करने से पहले ये लाइन बना लो, कि लाइन क्या हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू a। ये लाइन प्लॉट कर लो पहले, फिर तुम्हें अपना पता चल जाएगा। ये लाइन प्लॉट कर दी तो ये एरिया पता चल जाएगा कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू a कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे अपन लोग। हाँ जी, तो y को 0 रखा तो x की वैल्यू a, और x को 0 रखा तो y की वैल्यू माइनस a। मतलब x को तो x एक्सिस को तो a कॉमा 0 पे कट कर रही है, y एक्सिस को कहीं माइनस, है ना, 0 कॉमा माइनस a, इसके ऊपर कट करते हुए कुछ इस प्रकार की लाइन रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसी सी ये लाइन रहने वाली। क्लियर है बच्चा लोग, x एक्सिस को a कॉमा 0 पे कट करते हुए, और जिसके अंदर अपने को चाहिए x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू a। मतलब इस लाइन के लिए कौन सा वाला रीजन चाहिए, क्या ओरिजिन की तरफ वाला चाहिए कि ओरिजिन के परे वाला चाहिए। एक लाइन जो होती है वो एरिया को दो, है ना, पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट अपने को चाहिए, तो क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ जी, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू a, दैट इज ट्रू। तो ओरिजिन के साइड वाला एरिया चाहिए ना, इसके लिए ओरिजिन के साइड वाला एरिया। फिर ये भी चाहिए y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू a। तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो, y माइनस एक्स बराबर a। तो इस लाइन के बारे में देख सकते हैं कि x एक्सिस को माइनस a पे कट कर रही है, y एक्सिस को प्लस a पे कट कर रही है ना। x को 0 पुट किया तो y a है, और तो x एक्सिस को माइनस a, y एक्सिस को प्लस a पे कट करते हुए, है ना, 0 कॉमा a पे कट करते हुए ये वाली लाइन हो गई। और इसके लिए भी कौन सा वाला रीजन चाहिए, ओरिजिन के साइड वाला, क्योंकि ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए भी ओरिजिन के साइड वाला। बेसिकली दिस इज द रीजन। ये जो इनइक्वालिटी है वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू a इस रीजन को सेलेक्ट कर रही है। तो हमारे सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या आ जाएगा, कि इस रीजन का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ये मिलेगा। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, है ना, इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना हो गया, बेस भी 60, हाइट भी 60, 60 इंटू 60, है ना, 60 इंटू 60, ये टोटल एरिया हो गया। और न्यूमरेटर में लिखेंगे ये वाला रीजन का एरिया, है ना। तो इस वाले रीजन का एरिया कैसे निकाला जाए, तो इजीली निकाल सकते हैं कि या तो टोटल एरिया में से इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, कि टोटल एरिया 3600 दिखाई दे रहा है, ओके, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया इन दोनों ट्राइंगल का एरिया। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया देखना, हाँ जी, तो ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये 45 डिग्री के ऊपर लाइन है बेसिकली, है ना, स्लोप इसकी 1 है ना, स्लोप 1 यूनिट है। ठीक है, तो 45 डिग्री के ऊपर लाइन है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जितना बेस है
बेस कितना है 60 माइनस ए हो जाएगा बेस। ठीक है, ये टोटल 60 है, 60 में से ए सब्ट्रैक्ट किया तो बेस 60 माइनस ए, यही हमारे सामने ये हाइट होने वाली है 60 माइनस ए। तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 60 माइनस ए इंटू 60 माइनस ए, मतलब हाफ टाइम्स 60 माइनस ए का स्क्वायर। और सेम चीज इसके लिए भी जा रही है। ठीक है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का एंगल है, ये 60 माइनस ए है बेटा, तो ये भी 60 माइनस ए है। ओके, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम होने वाला है, तो इसका भी एरिया वही है ना। तो माइनस 2 टाइम्स हाफ इंटू 60 माइनस ए का स्क्वायर, ये टोटल इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आ गया, है ना, ये माइनस कर देंगे टोटल में से। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज ऑलरेडी गिवन एज 11/36, है ना, ये 11/36 दे रखा है, और यहाँ पे बन रहा है 3600 माइनस 60 माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3600। ओके, 36 से 36 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 100 बचा, 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 बन जाएगा। ओके, तो 1100 इज इक्वल टू 3600 माइनस 60 माइनस ए का स्क्वायर, मतलब इधर से 60 माइनस ए के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3600 माइनस 1100 विच इज 2500। तो इधर से मतलब 60 माइनस ए की वैल्यू आ गई 2500 का अंडर रूट विच विल बी, है ना, 50। तो 60 माइनस ए की वैल्यू 50 है, तो ए की वैल्यू आ गई 10 के इक्वल, ए बराबर 10। तो ये जो नंबर है ए वो 10 के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। तो ये वाला सवाल था ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के साथ। ये क्वेश्चन देख लो, मैट्रिसेस के साथ कंबाइन करके एक सवाल दिया गया है कि लेट n डिनोट द नंबर दैट टर्न्स अप व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड if the probability that the system of equation x plus y plus z बराबर 1, 2x plus ny plus 2z बराबर 2 and 3 system of equation दे रखी है has unique solution। system of equation का unique solution तभी होता है जब d not equal to 0 हो। ठीक है, d क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों के कोफिशिएंट 1 है, दूसरी इक्वेशन में 2n2 है। ओके, तीसरी इक्वेशन के अंदर 3n है। These are the coefficients of x, y, z not equal to 0 चाहिए अपने को। ठीक है, तो देखते हैं n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं। तो n स्क्वायर -6 बन रहा है, -1 टाइम्स 2n -6 प्लस 1 टाइम्स 6 -3n। ठीक है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर दिख रहा है अपने को। ओके, -2n दिख रहा है, -3n दिख रहा है, मतलब ये -5n हो जाएगा। ओके, इधर ये +6 दिख रहा है और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी एक +6 बच गया, नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो n की क्या क्या वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे दो फैक्टर्स बन रहे हैं, n-2 इंटू n-3। ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब n कैन नॉट बी इक्वल टू 2 और 3, n की वैल्यूज ये नहीं ले सकता है। तो n डिनोट्स, देखो n किसको डिनोट कर रहा है कि भैया डाइस थ्रो करी है तो जो नंबर आ जाए दैट डिनोट्स n, तो वो 2 और 3 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर यूनिक सॉल्यूशन मांगता है तो 2 और 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6। उन टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स में से ये 2 आउटकम्स अपने को नहीं मांगते हैं, मतलब बाकी 4 चलेंगे। बाकी अगर 4 आउटकम्स में से आ रहा है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो 4/6 इज आवर आंसर, है ना, k/6 के इक्वल है। Then the sum of the values of k and all possible values of n। अच्छा, सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो 4/6 आ रहा है, मतलब k की वैल्यू तो मिल गई। ओके, कि k बराबर 4 आ रहा है, k बराबर 4, तो इसने पूछा है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, n की अब जो पॉसिबल वैल्यूज होगी या तो 1 या 4 या 5 या 6, 2 और 3 नहीं हो सकता, इन्हीं सबका सम पूछा गया है ना, इन सबका सम पूछा गया है। ठीक है, तो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाँ जी, सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। बेस थ्योरम देख लो, चाहे कुछ भी आप प्रोबेबिलिटी में देखोगे, बेसिक अंडरटोन सेम रहती है। सवाल जितने ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे, इंटरेस्ट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ सवाल प्रैक्टिस करोगे, मज़ा बहुत आएगा इस चैप्टर में। ठीक है,
तो ये हमने आज के सेशन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मेजरली सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी देखो, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बेटर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगा पाओ वो बढ़िया है, बट अभी के टाइम पे हमें अटकना भी नहीं है ना। जेई मेंस पास में ही है, तो ऐसा नहीं कि किसी सवालों पे अटक के बैठ जाए। जो सवाल लग रहे हैं अच्छी बात है, जो सवाल नहीं लग रहे हैं एक पैटर्न तो पहचान ही लो कि यार इस टाइप के सवाल बार बार आ रहा है, तो उस टाइप के सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कई सारे बहुत अच्छे सवाल थे, कई सारे थोड़े इजी सवाल भी आपको लगे होंगे। ठीक है, तो हर तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि भाई पढ़ते रहो, मस्त रहो, हौसला रखो, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट समय हमारे सामने आता है तो दिमाग में हर प्रकार की थॉट्स आ सकती है। कभी आपको लग रहा होगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी वीक पढ़ रहे हो, तो इन सारी थॉट्स को हटाओ। जनरली ये भी ऑब्जर्व करने को मिला है ना, कि जब एग्जाम पास में आता है तो बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का, है ना। ऐसा होता है क्या कि एग्जाम पास में आ रहा है तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर जबरदस्ती पढ़ने को बैठना पड़ रहा है ना। ये नहीं करना है हमें। ठीक है, साइकोलॉजी को अपनी थोड़ी सी समझनी है कि एग्जाम पास आते हैं, मन अपना कम पढ़ने का इसलिए करता है क्योंकि अपन शायद डर जाते हैं। अपन सोचते कि अब एफर्ट डालते ही नहीं है ना, इस डर से कि रिजल्ट ना आए। डर अपने मन में ये रहता है ना कि क्या पता मैं अभी पढ़ लूँ और रिजल्ट आए ना, तो इस डर से अपन वो उतने एफर्ट डालते ही नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ अभी एफर्ट डालो, तुम्हारे एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे, बिलीव मी गाइस, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, अभी एफर्ट डालो, अभी जितने भी दिन हैं अच्छे से एफर्ट डालो। जो चीज़ें सीखने को मिल रही है सीखते रहो, क्या पता कोई सवाल इन्हीं में से कोई चीज़ फंस जाए, क्या पता आपने कोई चीज़ सीखी हो वो इन्हीं में से कोई चीज़ आके फंस जाए, है ना। तो अभी एफर्ट डालो, लास्ट के जब 2-3 दिन बचे हो ना, जब जेई का एग्जाम, हाँ कल ही हो परसों ही हो, तब तुम चिल कर लेना भले। ठीक है, तब ज़्यादा मत पढ़ना, तब बस फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, जो चीज़ें हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उसको रिवाइज कर लेना, तब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी तो आप एफर्ट्स डालो अपने रूटीन को सही रखते हुए, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि पढ़ाई करो तो तुम पढ़ ही रहो पूरी पूरी रात भर, ऐसा भी नहीं करना है। अपने रूटीन को सही रखते हुए पढ़ाई करते रहो कंटिन्यूस। ठीक है, और खुश रहो, मस्त रहो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, एग्जाम के समय में ये जो समय है आपको कई सारी चीज़ें सिखा रहा होगा, हर चीज़ से कई चीज़ें सीखने को मिलती है। सबकी तैयारी का लेवल अभी अलग अलग होगा, कोई किसी का लेवल बहुत अच्छा होगा, किसी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी, बट सब लोग इस एग्जाम से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे, है ना। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भैया अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। ये एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है, फ्यूचर अभी बहुत लंबा है, अभी बहुत सारी चीज़ें जीवन में और आनी है। अभी कॉलेज जाओगे, कॉलेज जाके कौन क्या करता है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर रहा है, बट इस एग्जाम को तुमने कितना अच्छे से अटेम्प्ट किया है, कितना आपने एफर्ट्स डाले इस एग्जाम के लिए, वो आपका फ्यूचर जरूर डिसाइड करेगा। क्योंकि इससे फिर आपके सामने ये पता चलता है कि जब आपके सामने कोई चैलेंज हो तो आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हो, आप कितना हौसला रख सकते हो अपने पास। जब एग्जाम पास में हो और जब पढ़ना होता है, जब एफर्ट्स डालना होता है, साथ के साथ ये टेंशन को हमें दिमाग से हटाना होता है ना, तब आप कितने एफर्ट्स डाल पा रहे हो ये बहुत मैटर करता है, और ये जरूर डिसाइड करेगा आपका एटीट्यूड जीवन में कैसा रहने वाला है चीज़ों के प्रति। तो ये डिसाइड करने वाला है ना। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।